Okay, now we will discuss about the synthetic aperture radar that is known as SAR. ये जैसा कि हमने माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में अभी तक देखा कि एक्टिव और पैसिव दो टाइप के हम रिमोट सेंसिंग कर रहे थे। उसके बाद हमने एडवांस रिमोट सेंसिंग के जब हम पैटर्न और क्राइटेरिया देख रहे थे तो हम उसमें रिटर्न की बात कर रहे थे, रिटर्न से माइक्रोवेव से। तो माइक्रोवेव की थ्योरी में हम आते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार में। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वर्ड है सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो जब हमने इससे पहले बात की थी तो हमने कहा था कि जब पैरामीटर हम टारगेट और सेंसर के पैरामीटर देख रहे थे तो वहाँ पर हमको इसको रिकॉर्ड करते समय कि जब हमने ये बात की थी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग विजुअल रिमोट सेंसिंग से अलग क्यों है, क्योंकि इसका रिसीविंग सेंसर जो होता है दैट इज नॉट ए सेंसर ओनली, दैट इज एंटीना। तो एंटीना से जब गेन ऑफ एंटीना होता है, रिसीविंग ऑफ एंटीना होती है, सेंडिंग ऑफ एंटीना होती है, तो एंटीना की लेंथ पर डिपेंड करती है। अब उस लेंथ को मैनेज करने के लिए हम जो कंसेप्ट लेके आए दैट इज नोन एज सिंथेसाइजेशन ऑफ द एंटीना। तो उसी सिद्धांत, उसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए सिंथेटिक अपर्चर रडार जो बनता है। अब क्या होगा यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमने लिखा है कि जनरली रेफर्स टू द केस ऑफ ए मूविंग रडार एंड स्टेशनरी टारगेट यूजुअली एन एक्सटेंडेड सेंस सच एज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्या है कि अर्थ की सरफेस है वो एक कांस्टेंट है, अब उस कांस्टेंट का मेजरमेंट हम कर रहे हैं मूविंग टारगेट, मतलब यहाँ पर हमारा स्टेशनरी है और जो सेंसर है रडार है वो मूव कर रहा है। अब मूव करेगा तो जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मूवमेंट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये मेरे जो मूवमेंट दिख रहे हैं किस चीज़ के, रडार के, रडार मूवमेंट दिख रहे हैं। और रडार मूवमेंट से ये फिक्स, ये अर्थ का जो सरफेस है इसके फिक्स टारगेट ये दिखाई दे रहे हैं कि इसको ये मेजर कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमने देखा, उसके बाद फिर अब आगे कैसे काम होता है उसको आगे पढ़ने के लिए हम यहाँ से देखते हैं अब अगली स्लाइड में कि सिंथेटिक अपर्चर रडार का। अब ये देखो, अब एंटीना ने एक बार रिटर्न यहाँ से रिसीव किया, एक बार रिटर्न यहाँ से रिसीव किया, एक बार रिटर्न यहाँ से रिसीव किया। अब क्या होगा जब यहाँ से मैं रिटर्न एंटीना रिसीव करेगा तो इसकी जो रेंज होगी, इस रेंज, ये जो पहले वाली एरिया ये दिख रहा है इसका गेन होगा। अभी एंटीना की जो सेकंड पोजीशन में जाएंगे तो गेन ये जो बीच का हाईलाइटेड एरिया है ये होगा, और इसके थर्ड वाले जाएंगे तो एंटीना जो गेन है वो इस एरिया को कवर करेगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि ये जो होगा लीविंग फ्रॉम होगा ये इंटरिंग इनटू वाला सेक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो 50% सेक्शन है और इसका जो 50% सेक्शन है ये बाहर और ये बाहर, इसको अगर मैं क्विट कर दूं और ये जो बीच वाला सेक्शन है तो इसका जो पहले वाले का इंटरिंग इनटू इसका 50% सेक्शन और लिविंग फ्रॉम इसका जो इनिशियल 50% सेक्शन है, और ये जो पॉइंट टारगेट है इसका थर्ड टाइम का गेन, ये क्या होगा, ये कंबाइंड होकर इसने जो आउटपुट दिया वो ये एंटीना की लेंथ यहाँ पर प्रॉपर थी, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उस एंटीना ने की लेंथ यहाँ से यहाँ तक सिंथेसाइजेशन हो गया इसका। तो ये इंटरिंग टारगेट है और जस्ट लिविंग टारगेट और पॉइंट ऑफ एंटीना, इस तीन ने मिलकर एंटीना का सिंथेसाइजेशन किया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस एंटीना की जो है वर्चुअल लेंथ लगभग इस अकॉर्डिंग हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंगली जब आगे जाके देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा पैरामीटर। अब है हम लोगों ने जब डिस्कस किया था जो रडार का रिटर्न है, सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो रिटर्न है, मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके साथ उसका इंटरेक्शन है। व्हेन वी डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ सार विद अर्थ सरफेस, तो हम लोगों के उसको स्टडी करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सेंसर के पैरामीटर, सेंसर कैसा है, और दूसरा टारगेट के पैरामीटर। क्योंकि सेंसर जब सेंस करेगा अपनी वेव्स के थ्रू, तो उस वेव्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो वेवलेंथ है, पोलराइजेशन है और उसका इंसिडेंट एंगल है। अब जो वेवलेंथ है, अब अभी हम यहाँ पर माइक्रोवेव रिमोट सेंसर की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव की जो रेंज है वो रेंज की जो वेवलेंथ है वो अर्थ पर जो मटेरियल है, टारगेट मटेरियल है, सरफेस ऑफ अर्थ है, उसके साथ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करती है। अब वो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस एक तो स्मूथ नहीं है, सरफेस रफनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, हर जगह उसकी सरफेस अलग अलग है।
दूसरी चीज, अर्थ पर जितने भी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, चाहे वो लिविंग कंटेंट रखते हो चाहे नॉन लिविंग कंटेंट रखते हो, अब लिविंग नॉन लिविंग कंटेंट के अंदर कार्बन कंटेंट आ जाएंगे, जैसे उसके साथ ही वेजिटेशन जो कवर होगा, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल कंटेंट आ जाएगा, मॉइस्चर का कंटेंट आ जाएगा। अभी स्ट्रक्चर है, जैसे कहीं पर सैंड होगी, कहीं पर इग्नियस रॉक होगा, कहीं पर वाटर होगा, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस दिखाई देगी, कहीं सरफेस मेटलिक होगी, कहीं मैन मेड सरफेस होगी, मैन मेड ऑब्जेक्ट होंगे, सॉरी सरफेस नहीं, मैन मेड ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें। अब उसके अलावा जब मेरा सेंसर अर्थ की किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, यानी कि उसको सेंस करने की कोशिश करता है, तो उसमें ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट, तो उसके और उस टारगेट के बीच में जो एंगल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो रिटर्न को अफेक्ट करेगा, जिससे रिटर्न प्रभावित होगा। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेंसर पैरामीटर की बात करते हैं, क्योंकि टारगेट के पैरामीटर हम, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक तथ्य जो आता है वो ये है कि सेंसर और टारगेट पैरामीटर में जो कंट्रोलेबल पैरामीटर हैं वो ये है कि सेंसर के पैरामीटर, देखो वेवलेंथ हमारी जो रेंज है उसके अंदर से हम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसकी वेवलेंथ सेट कर सकते हैं। पोलराइजेशन मेरे हाथ में होता है, पोलराइजेशन विल डिस्कस फर्दर। और इंसिडेंट एंगल भी जाहिर सी बात है कि आप अपना जो डिवाइस है जो आपकी सार को लेके मूवमेंट कर रही है, उसको आप नियर बाई ऑब्जेक्ट से कहाँ प्लेस करें, ये डिपेंडेंसी है। लेकिन अब जो सरफेस पर कंटेंट है, जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ही रहेगा, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल की तरह ही रहेगा, वेजिटेशन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेजिटेशन की तरह ही रहेगा, ये हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे सरफेस एरिया, तो अब इसमें सबसे पहले हम सेंसर पैरामीटर्स की डिस्कस करते हैं कि सेंसर पैरामीटर्स का गेन पर, रिटर्न पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहला वाला सेंसर पैरामीटर जो हमारे पास है वो वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जो है वो, वेवलेंथ कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें, तो पहला पहला असर जो हम देखेंगे तो दैट इज इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अभी जब हमने माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की बात की थी तो हम लोगों ने तब वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी। हम लोगों ने एक, जब इसकी लिस्टिंग की थी कि मेरे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे थोड़ा सा इनिशियल जाके देखते हैं। ये हम लोगों ने माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की जब बात की थी कि मेरे पास आई हैव नंबर ऑफ बैंड्स, 7-8 इसमें बैंड हम लोगों ने मेंशन किए थे, 8 बैंड मेंशन किए थे, उनकी वेवलेंथ और वेवलेंथ के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ की डिस्कस करें, फ्रीक्वेंसी की डिस्कस करें, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे हम लोगों ने क्या हो गया, इसको वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। वी हैव अरेंज्ड द बैंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। के बैंड है, के है, के यू है, एक्स सी एस एल एंड पी बैंड है। तो यहाँ से वेवलेंथ नॉर्मली अगर हम सीधे सीधे देखें 0.75 mm से लेके, सॉरी सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, नॉर्मली जो मोटे मोटे तौर पर कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की रेंज हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जैसे वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में ऑर्डर है। अभी हम यहाँ देखने जा रहे थे, जो हम लोगों ने फिगर लिया था, मैंने अभी मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा इसमें, जैसे हम देखते हैं तो एक्स सी एस एल पी, एक्स सी एस पेन मैंने छोड़ दिया, एल पी ये, अब देखिए एक्स सी एल पी ये इनका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब क्या होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वैसे वैसे उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी, उसकी भेदन क्षमता, वो भी उसी हिसाब से पड़ेगी। अब क्या है, जैसे फॉरेस्ट है, ये एक पेड़ है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैंने एक पेड़ लिया, अगर एक्स पेंडिस टारगेट को हिट करती है तो ये क्या होगी, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी ही होगी कि पत्तियों के पार नहीं जाके उसको रिफ्लेक्ट करके उसका रिटर्न गेन मुझे दे देगी। तो अगर मुझे कैनोपी कवर केवल डिस्कस करना है तो वहां पर मेरे लिए जो हेल्पफुल बैंड होगा दैट इज माई एक्स बैंड। क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है और वहां से रिटर्न उसका पत्तों के ऊपर से जो कैनोपी है वो उसका रिटर्न मिल जाएगा। उसका सी बैंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, सी बैंड कैनोपी को पेनिट्रेट करेगा, उसकी क्षमता थोड़ा और ज्यादा है, वो ट्री के ब्रांचेस तक, लगभग ब्रांचेस तक आ जाएगा। ब्रांचेस तक आएगा तो यहाँ से अब मैं दो चीजें ये पता लगाने में एबल हो जाऊंगा कि जो मुझे ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी ये किसी फॉरेस्ट की ग्रीनरी है या कोई जमीन है जिसके ऊपर छोटे छोटे पौधे हो गए हैं। क्योंकि अगर बहुत नीचे नहीं जा पा रही इसका मतलब वो टारगेट में हाइट है, हाइट मतलब पौधा है, पेड़ है बहुत बड़ा, ठीक है। वहां से आगे एल बैंड की बात करूंगा, अगर कोई छोटी घास फूस होगी तो एल बैंड वाली जो
एनर्जी है वो क्या होगी, एकदम अर्थ को टच कर जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो किसी वुड को टच कर रही है या लकड़ी को टच कर रही है, तो इसका मतलब वो एरिया घास से भरा हुआ ना होगा, जंगल से भरा हुआ है। ठीक है, देयर आर द टारगेट्स हैविंग सम एलिवेशन, ऊंचे मतलब पौधे हैं, जंगल। तो यहाँ पर एल बैंड के बाद पी बैंड की बात करते हैं। इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो एकदम पौधों की जड़ तक आकर वहाँ मिट्टी को मतलब सॉइल को टच करता है। और हमको ये पता लग गया था इन 4 बैंडों से, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एक्स का जो रिटर्न है कैनोपी, कैनोपी रिटर्न मतलब अगर जंगल को, अगर कोई हरा भरा जंगल है, बहुत ग्रीनरी हरियाली वाला जंगल है, उसको अगर हम सैटेलाइट से देखते हैं, और वैसे एक छोटा सा खेत है, जैसे गन्ने का खेत आप ले लीजिए, मक्के का खेत ले लीजिए, गेहूं का खेत या कुछ भी ले लीजिए, अगर मैं बहुत टॉप से उसकी कैनोपी देखूंगा तो दोनों हरी दिखाई देंगी, एक जैसे कवर्ड। लेकिन दूसरी चीज, अब मैं इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करूंगा कि ये जो हरा भरा एरिया दिख रहा है ये फसल है या ये जंगल। अब रही बात, सबसे पहले तो अगर कोई एग्रीकल्चर एरिया, तो नॉर्मल सी बात है कि उसके जो खेत हैं वो रेक्टेंगल दिखाई देंगे। एक तो मैंने एनालिसिस यहाँ से कर लिया। अब मान लीजिए जंगल की बाउंड्री भी ऐसी ही होती है, कहीं डेवलप किया हुआ जंगल है जिसका जो एरिया है रेक्टेंगल या सर्कुलर है, फिर कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। या दो अलग अलग फसल है, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है और उसके साथ कोई फोडर, पशुओं के लिए चारा हमने बोया, तो कैसे उसकी फसल में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये बैंड यहाँ पर मेरे लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये पहला वाला जो पैरामीटर था जिसकी हमने बात की थी कि दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका क्या असर होगा, कैसे ये मिलने हेल्पफुल होगी। दो, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला जो पैरामीटर है, दैट इज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये है क्या। सबसे पहले तो जब हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने बात की थी कि जब भी मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर, ई और एम। अब इलेक्ट्रिक वेव जहाँ चलेंगी वो उससे जो फील्ड बनेगा, क्षेत्र जो बनेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक वेव है जिस प्लेन पर रन करेंगे, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अभी बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और वेक्टर मेथड में देखें तो उसका जो गेन वेक्टर होता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका ये गेन वेक्टर है, तो ये ईएम वेक्टर कहलाएगा। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका गेन वेक्टर जो है, अब ये गेन वेक्टर है और ये वेक्टर है तो डायरेक्शन है, तो ये मूवमेंट ऑफ द वेव डायरेक्शन दिखा रही है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम ये देखते हैं अब कैसे। अब जैसे हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, अब कोई वेव है, अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है, यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है, तो उसके वाइब्रेशन 360 डिग्री होते हैं, उसके वाइब्रेशन 360 डिग्री होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि वो अपनी, ये इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, खड़े होकर वाइब्रेट कर सकती है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, कैसे भी वाइब्रेट कर सकती है, 360 डिग्री पे वाइब्रेट करने के लिए फ्री है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसकी एनर्जी मेजरमेंट की किसी काम नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो वाइब्रेशन होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब हम इसके वाइब्रेशन को यूनिडायरेक्शनल रख देते हैं। यूनिडायरेक्शनल रखते हैं वाइब्रेशन को। यूनिडायरेक्शनल रखने से क्या होगा कि हमारी स्थिति जो है बाउंडेड हो जाती है। बाउंडेड होती है तो टारगेट और सेंसर के बीच जो इंटरेक्शन होगा, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब सामान्यतया इसको मैं जब बाउंड करता हूँ तो मैं दो मीडियम में बाउंड करता हूँ। एक तो मेरे, अगर मैं सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, इसका ओनली वर्टिकल वाइब्रेशन बचाऊंगा, और एक ऐसा होगा कि सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करूंगा और हॉरिजेंटल वाइब्रेशन बचाऊंगा। अब उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अगर कोई वेव है वो वर्टिकली ट्रांसमिट हो रही है और कोई वेव है जो हॉरिजेंटली ट्रांसमिट हो रही है। अब दो तरीके अगर ट्रांसमिशन के हैं तो दो तरीके रिसीविंग के भी होंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 2 into 2। 2 into 2 मतलब 4, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब कोई वेव अगर हॉरिजेंटली ट्रांसमिट हो रही है लेकिन उसका रिसीविंग हॉरिजेंटल है, लाइक हो गया। कोई वेव वर्टिकली ट्रांसमिट हो रही है और वर्टिकली रिसीव हो रही है, या अब हॉरिजेंटल अगर ट्रांसमिट हो रही है तो तीसरा विकल्प ये भी मेरे पास होता है कि उसके रिसीविंग में वर्टिकल ले लो। ऐसे ही वर्टिकल अगर ट्रांसमिट हो रही है तो अगला विकल्प मेरे पास ये बचता है कि मैं उसकी जो रिसीविंग है वो हॉरिजेंटल ले लूँ। तो ये सब करते हुए मेरे पास जो कैटेगरी होती है, आई हैव द 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन,
जिसकी हम डिस्कस करेंगे। जो दो तो होगी लाइक पोलराइजेशन कैटेगरी और दो होगी क्रॉस पोलराइजेशन कैटेगरी। तो इसको कोपोलराइजेशन और क्रॉस पोलराइजेशन दो डिफरेंट टाइप में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब को मतलब लाइक पोलराइजेशन, जैसा ही आपने ट्रांसमिशन किया है वैसा ही हम रिसीविंग ले रहे हैं। तो अगर हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन और रिसीविंग भी हॉरिजेंटल है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, तो उसके रिगार्डिंग रिसीविंग भी वर्टिकल है। ये तो हो गया कोपोलराइजेशन, लाइक पोलराइजेशन। अब इसका जस्ट अगेंस्ट, अगर हॉरिजेंटल आपकी ट्रांसमिशन है और उसकी वर्टिकल रिसीविंग है तो क्रॉस पोलराइजेशन यहाँ पर आते हैं। अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। जैसे डायग्राम है, लगभग डायग्रामेटिक नोटेशन कैसे दिखाई देंगे। ये लाइक पोलराइजेशन है, वीवी पोलराइजेशन। जाने की डायरेक्शन भी है। ये जो रेड वाली लाइन है इसका ये एरो दिखाता है ट्रांसमिशन और ये एरो दिखाता है रिसीविंग, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अभी ये एच एच पोलराइजेशन लाइक पोलराइजेशन है, ठीक है। अभी वी एच पोलराइजेशन, दोनों डायरेक्शन हम डिफरेंट देख रहे हैं और एच बी पोलराइजेशन इसके एरो डिस्क्रिमिनेट हो गए। तो ये हम लोगों ने लाइक एंड क्रॉस पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस किया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लाइक और क्रॉस पोलराइजेशन की बात हम लोगों ने कही।